हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? क्योंकि कूलाम ने जो नियम दिया है वो केवल दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, ठीक है। और दो से अधिक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। ओके बच्चों, जी हाँ, डेली लेक्चर की तरह इस बार भी आपको पूरा ये लेक्चर कंप्लीट मिलेगा। चलिए जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे। अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए, क्या है, किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब किसी एक आवेश की बात करें, यदि कोई निकाय, मान लेते हम, यदि कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, कोई n आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है भाई, ठीक है, जिसके लिए हम पहले मान लेते हैं भाई ये एक आवेश है Q1, ठीक है, और ये आवेश Q2 है। इस पर लगने वाला बल Q3, Q4, Qn, ठीक है। किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, बच्चों हम कह सकते हैं जैसे Q1 एक आवेश है मूला, इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा भाई, Q2 के द्वारा लगने वाला बल होगा F12, यानी 1 और 2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये क्या होगा भाई, F13, F14 और डॉट 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 F1n। तो बेटा देखो, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उन सब के योग के बराबर परिणामी वैद्युत बल होता है। जो योग किया जाता है या परिणामी बल निकाला जाता है वो अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यारोपण के सिद्धांत। जबकि हम पहले ही बता चुके हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर कार्यरत या लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये आपका चित्र हो गया। चित्र में हम एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, कितने भी आवेश ले सकते हैं, यानी n कण भी ले सकते हैं। ओके, चलिए हम इसे सूत्र निगमन के लिए चलते हैं। यदि कोई निकाय
n आवेशों से मिलकर बना है, n आवेशों से मिलकर बना है। यदि कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, n आवेशों से मिलकर बना है, जिसमें n आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Qn हो, तब Q1 पर लगने वाले वैद्युत बल क्रमशः कौन कौन से होंगे बेटा? F12 F13 F14 F1n। ठीक है, तो ये अनेक बल हो गए, F12 हो गया, F13 हो गया, F14 हो गया और F1n हो गए। ठीक है, अब हम इसके बाद हम कैलकुलेशन यानी सॉल्विंग करेंगे आगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, या हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, आप जूम करके या वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Q1 आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल, और परिणामी बल को हम F वेक्टर से शो करेंगे, और अन्य आवेशों के द्वारा, जैसे Q1 और Q2 में लगने वाला बल क्या था बेटा? F12 F13 F14 F1n। ठीक, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे जो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या था? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बीच, है ना। तो चलिए फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। दिशा क्या होगी? ये आपका Q3 है, ये आपका Q2 था, है ना, Q2। अब इस यहां से दिशा क्या होगी? 2 से 1 की ओर, तो ये हो जाएगा R21, और एकांक इकाई यानी यूनिट इकाई जो होगा R⁻21, एक हो गया। इसी प्रकार दूसरा बल निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R31, यूनिट इकाई होगी R⁻31 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन Rn1, यूनिट इकाई R1 कैप। ठीक है, ये हो गया इस पर लगने वाला वैद्युत बल। अब इन बलों का यानी शॉर्ट संक्षेप रूप लिखेंगे, तो बेटा इसके बाद हम थोड़ा ऊपर देखेंगे, इस जगह पर लिखते रहे। ठीक है, तो इसमें लगने वाले परिणामी बल में क्या करेंगे? हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो प्रत्येक में वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? Q1 Q2 अपॉन R21, यूनिट इकाई है R21 कैप। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या बचेगा बेटा? Q1 Q3 अपॉन R31, यूनिट इकाई यानी दिशा एकांक सदिश किस लिए होता है? दिशा के लिए होता है बेटा, 21 प्लस डॉट 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 Q1 और Qn। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं, जिसका यूनिट इकाई होगा Rn1। ये हो गया आपका
अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या हो गया आपका? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? यानी किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों का जो योग होता है, टोटल होता है, परिणामी बल होता है, उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ओके बच्चों, यस। इसी प्रकार आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है और इससे और भरपूर एनर्जी के साथ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी प्रकार आप एक एक लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका। जी हाँ, अगला टॉपिक कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगला टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? तुलना करना। गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना करना। अब तुलना कैसे करेंगे भाई? समानताएं भी देखेंगे और असमानताएं भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, ये आपका हेडिंग होगा। अब तुलना तभी कर सकते हो जब आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला और वैद्युत बल का फॉर्मूला पता हो। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वैद्युत बल का फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा ही है पिछले लेक्चर में, जिसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आर दूरी पर स्थित ससुरा, आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, तो भाई क्या होगा? दो आर दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का फॉर्मूला जो होता है एफ फोर्स को करते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल, जिसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका वैद्युत बल का फॉर्मूला, जो आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो अपने पिछले लेक्चर की वीडियो देखकर ही आगे बढ़े, क्योंकि सीढ़ी क्रम से चढ़ोगे, क्रम से बढ़ोगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। ओके बच्चों, जी हाँ। दूसरा, आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? एफ जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू m1, एक मिनट सॉरी, हम गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख रहे हैं। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होगा एफ जी बराबर कैपिटल जी, है ना? क्या होता है? कैपिटल जी। ठीक है, हाँ, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका एक और ये हो गया दो, दोनों बल है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है बेटा? दो द्रव्यमानों के बीच। और वैद्युत बल जो है वो दो आवेशों के बीच लगता है। तो अब दोनों बल हमारे सामने फॉर्मूले लिख चुके हैं, तो अब हम पता करेंगे कि कौन सा बल
किस नियम पर आधारित है और कौन सा बल किस नियम को लागू नहीं करता या फॉलो नहीं करता है। चलिए, क्योंकि तुलना करना है, तुलना करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे। चलिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई चीज पूछनी है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, ऐसे हम शॉर्ट करेंगे, यानी इसे, ठीक। अब इसमें हम तुलना करने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समानताएं। क्या डालेंगे बेटा? समानताएं। और समानताएं किसकी चल रही हैं? समानताएं किसकी हैं? समानताएं जो है वो हमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं देखनी है। क्या देखनी है बेटा? समानताएं। तो पहला पॉइंट, दोनों बल, देखो दोनों बल में आर स्क्वायर व्युत्क्रम में है। आर स्क्वायर किसमें? व्युत्क्रम, यानी अपॉन में, बट्टे में, भाग में। ठीक, तो हम कह सकते हैं दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इस पॉइंट का मतलब हुआ बच्चों कि ये दोनों के दोनों बल हैं वो दूरी पर निर्भर करते हैं, और ये नियम जब तक ये फॉर्मूले सत्य हैं कि जब तक ये नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है तब तक ये बल का फॉर्मूला सत्य है या यह नियम सत्य है। दूसरा पॉइंट, पहली समानता हो गई क्योंकि दोनों के दोनों किस पर निर्भर करते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम पर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दोनों बल, कौन से दोनों बल? दोनों बल यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल केंद्रीय व संरक्षी बल है। केंद्रीय व संरक्षी बल है। क्या आप जानते हैं कि दोनों बल केंद्रीय और संरक्षी बल है? तो केंद्रीय और संरक्षी बल का मतलब दोनों आवेश, या दोनों आवेश हो चाहे आपके दोनों द्रव्यमान हो, दोनों के दोनों बल उसके केंद्र पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ या वस्तु के केंद्र पर निर्भर करते हैं। दूसरा पॉइंट, संरक्षी। क्या आप बता सकते हैं संरक्षी बल क्या होता है? आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल वे होते हैं जो दो द्रव्यमानों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे संरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी। यानी दो ग्रह और दो पिंडों के बीच लगने वाला बल यदि गुरुत्वाकर्षण है तो क्या उसके बीच का रास्ते पर निर्भर करता है? अब आप कहो कि सर रास्ते पर निर्भर कौन सा बल करता है, तो मैं बता दूं घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल। आपने देखा होगा रोड, सड़क जितनी खराब होगी उस पर बल उतना ही ज्यादा लगता है। तो घर्षण बल असंरक्षी बल होते हैं क्योंकि वो रास्ते पर निर्भर होते हैं, और ये रास्ते पर या पथ पर निर्भर नहीं करते, वो संरक्षी बल कहलाते हैं। तो इसका मतलब आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो क्लियर हो गए तो बच्चों जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों? यस। अब लिखेंगे अगला इसी में पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है आपका असमानताएं। अगला पॉइंट है असमानताएं। अब भाई असमानताएं क्या है? असमानताएं, पहला पॉइंट, वैद्युत बल
वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है। जबकि तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा जी। वैद्युत बल, देखो वैद्युत बल उसी प्रकार काम करता है जैसे चुंबक करती है। चुंबक में आपने देखा होगा एक तरफ से चुंबक आकर्षित करती है, यदि चुंबक को घुमाकर उसके पास रख दें तो वो चुंबक को धक्का देती है, प्रतिकर्षित करती है। तो इसी प्रकार दो बल होते हैं वैद्युत में भी, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। ठीक है, कभी कभी आकर्षण वस्तुएं आकर्षित कर लेती हैं और कभी कभी वस्तुएं वो धक्का दे देती है, प्रतिकर्षित कर देती हैं। तो इसका मतलब यह है वैद्युत बल जो होते हैं वो केवल वो वैद्युत बल जो होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, क्योंकि उनके बीच का पिंडों को केवल खिंचाव बना रहता है, वो दूर नहीं भेज सकते। दूर भेजते तो बहुत दूर पहुंच जाते ना। हाँ यस। दूसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता। ठीक है बेटा, तो वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम क्या होता है? जैसे दो आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख दिया जाए या रासायनिक पदार्थ रख दिया जाए, या आप कह सकते हैं वायु का माध्यम हो या कोई अन्य माध्यम में रख दिया जाए तो वैद्युत बल पर प्रभाव पड़ता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगला पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। यदि एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच हम वैद्युत बल निकालें और गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है बच्चों। और कुछ नेटवर्क इशू रहे थे जिसके कारण वीडियोस नहीं आ पाई, और अभी और भी सुधार करने का हमें अभी और सुधार करना है अपनी वीडियो में और अपने इस वॉइस कंडीशन में। यदि अभी तक आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए और सुधार करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।